आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस लॉ यानी मर्केंटाइल लॉ, जिसको हम कहते हैं व्यवसायिक संनियम। इसमें जो हम चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और इसमें कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये तमाम चीजें आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके सब बताएंगे। बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने अपने शब्दों में अलग अलग प्रकार से इसके बारे में परिभाषित किया हुआ है। उनके द्वारा दी गई जो डिफिनेशंस है वो अलग अलग प्रकार से है। सबसे प्रमुख नाम, सबसे पहला नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कानून के बारे में सबसे ज्यादा डिफिनेशंस दी है, उनका नाम है सालमंड। सालमंड ने क्या कहा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? तो सालमंड का कहना है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। उनका मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह पक्षकारों के बीच में दायित्व उत्पन्न करता है और उन दायित्वों की व्याख्या करता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है प्रमुख विद्वान सालमंड ने। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार दी गई डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन H में बताई गई है। उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह एग्रीमेंट से अटैच कर दिया गया है। उनका मानना है, यानी सेक्शन में जो बातें बताई गई है उसमें यह कहा गया है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहा गया है कोई भी समझौता या ठहराव अगर कानून के द्वारा मान्य है, कानून के द्वारा अगर प्रवर्तनीय है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कहेंगे। अगली डेफिनेशन जो प्रमुख विद्वान सर फ्रेडरिक प्लाक ने दी है, उनके अकॉर्डिंग एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। उनका मानना है कि कोई भी समझौता या प्रॉमिज, वादा, वचन अगर कानून के द्वारा मान्य है, कानून उसको प्रदान करता है कि हाँ आप इस प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं, हाँ आप ऐसा समझौता कर सकते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, उसको अनुबंध कहा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या हैं। सबसे पहला नंबर है मिनिमम 2 और मोर पार्टीज, यानी कम से कम 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना बहुत आवश्यक है। यदि 2 लोग नहीं होंगे तो अकेला एक व्यक्ति कोई भी अनुबंध, कोई भी समझौता नहीं कर सकता है। सपोज करो मुझको अपनी गाय बेचनी है, तो मैं गाय जिससे बेचूंगा, जिसको बेचूंगा, उसके बीच में और हमारे बीच में समझौता होना बहुत जरूरी है। यदि मैं अपने गाय को बेचने का प्रस्ताव जिसके सामने रखूंगा, जरूरी है कि वह व्यक्ति और मैं 2 लोग होते हैं, यानी कम से कम किसी भी अनुबंध को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी समझौते को करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है एग्रीमेंट, यानी ठहराव या समझौता। जब तक 2 लोगों के बीच में समझौता नहीं होगा तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। यानी अगर मैं अपनी भैंस या गाय या कुछ सामान बेचना चाहता हूं, तो जिसको बेचना चाहता हूं उसके बीच में और हमारे बीच में एग्रीमेंट होना बहुत आवश्यक है। यदि हम दोनों समझौता नहीं करेंगे तो न तो हमारी वस्तु बेची जा सकती है, न वह व्यक्ति हमारी वस्तु को खरीद सकता है।
थर्ड पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। यदि दो लोग मिलकर किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उनके बीच में लीगल रिलेशन होना जरूरी है, यानी जिस कार्य को कर रहे हैं वह कानूनी तौर पर मान्य होना चाहिए। यदि कानून उस कार्य को करने की मान्यता नहीं देता है तो वह कार्य किसी भी एंगल से और समझौता के योग्य नहीं माना जाएगा। नंबर 4, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी पक्षकारों में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। यानी अगर पक्षकार स्वतंत्र तौर पर अगर किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को अगर करते हैं, किसी अनुबंध को, किसी समझौते को अगर करना चाहते हैं तो उनकी योग्यता होनी चाहिए, यानी वे उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के योग्य, करने के लायक होने चाहिए। अगर वो माइनर है यानी कि 18 साल से कम उम्र है उसकी, तो वह किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। नंबर 5, फ्री कंसेंट, यानी स्वतंत्र सहमति, अर्थात कोई भी पक्षकार जब भी कोई समझौता, कोई अनुबंध करता है तो उसको किसी के द्वारा बल प्रयोग करके समझौता नहीं करवाना चाहिए, यानी कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क से उस पर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती या बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, और न ही किसी के सामने अगर कोई समझौता किया जा रहा है, कोई अनुबंध किया जा रहा है तो उसको झूठ फरेब में डाल करके तब समझौता अनुबंध किया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी पूरी तरह से दोनों पार्टियां, दोनों पक्षकार बिल्कुल स्वतंत्र दिमाग से, खुले माइंड से उस अनुबंध के लिए तैयार होने चाहिए। नंबर 6, लॉफुल कंसिडरेशन, यानी एक न्यायोचित प्रतिफल होना जरूरी है। न्यायोचित प्रतिफल का मतलब होता है जो भी लेन देन हो, वह लेन देन किसी के द्वारा जब भी संपन्न किया जा रहा हो तो वह लेन देन करने वाली वस्तुएं जो हैं वे लीगल होनी चाहिए, कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने अपनी मोटरसाइकिल जो कि पुरानी हो गई है उसको मैं मुकेश को बेचना चाहता हूं। मिस्टर मुकेश मेरी मोटरसाइकिल लेने के लिए तैयार हो गए। मोटरसाइकिल मेरी है, मैंने उसको चलाया इतने दिनों तक, अब पुरानी हो गई तब मैं बेचना चाहता हूं। मिस्टर मुकेश को वो प्रस्ताव पसंद आ जाता है और उन्होंने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, और जितने रुपए में मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा उन्होंने हामी भर ली और हाँ कह दिया, और हमारा लेन देन संपन्न हुआ। मैंने मोटरसाइकिल बेच दी और बदले में पैसा ले लिया, और मिस्टर मुकेश ने मोटरसाइकिल ले ली और मुझे पैसा दे दिया। यानी उनका प्रतिफल है मोटरसाइकिल, क्योंकि मोटरसाइकिल जो मिली है, मेरा प्रतिफल है पैसा जो कि मुझको मिला है। इस प्रकार से वह मोटरसाइकिल बेचना और पैसा लेना और मिस्टर मुकेश को मोटरसाइकिल लेना, पैसा देना, यह न्यायोचित प्रतिफल हुआ, क्योंकि मोटरसाइकिल मेरी है, मैंने चुरा के नहीं बेची है। अगर चोरी करके बेचता तो वह न्यायोचित प्रतिफल नहीं होता, क्योंकि चोरी करना जुर्म है। इसके बाद है नंबर 7, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कानूनी तरीके का उद्देश्य होना चाहिए, एक वैध उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि दोनों पार्टियां जब किसी समझौते को, किसी अनुबंध को करने जा रही हो तो उनके बीच में जो उनका लक्ष्य है वह न्यायप्रिय होना चाहिए, कानून के मुताबिक सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा तुम तीसरे मंजिले पर चढ़ के कूद जाओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स का जो उद्देश्य है वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को तो सरेआम मारना चाहता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, महेश ने सुरेश से कहा अगर तुम राजधानी के सामने लालटेन लेकर के दौड़ोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये संभव ही नहीं होगा कि मिस्टर एक्स के द्वारा बताए गए इस रास्ते को मिस्टर वाई एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर एक्स का जो मकसद है वह लॉफुल नहीं है, वह कानून के द्वारा मान्य नहीं है। भाई कानून कहाँ इजाज़त देता है कि आप किसी की जान ले लो
किसी को मार दो। इस प्रकार से लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। नंबर 8, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। इसका मतलब होता है जो समझौता है वह व्यर्थ घोषित ना हो। व्यर्थ घोषित ना होने का मतलब होता है कानून ने उन समझौतों को, उन एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर्ड ना किया हो। जैसे कि शादी ब्याह के समझौते, अगर आपने किसी की शादी तोड़ने के लिए समझौता कर लिया है तो यह व्यर्थ है, क्योंकि इसको कानूनी इजाज़त नहीं देता है। बाजी लगाने के समझौते, बेटिंग जो करते हैं लोग, शर्त लगाते हैं कि इतना, ये अगर ये जीत गया तो मैं इतना कर दूंगा, वो हो गया तो इतना कर दूंगा। यहाँ पर भी बेटिंग वाले यानी बाजी लगाने वाली जो शर्त वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर भी उसको डिक्लेयर्ड वॉइड किया गया, यानी वह भी व्यर्थ घोषित किया गया है समझौता जहाँ पर बाजी वगैरह लगाया जाता है। असंभव होने वाले कार्यों को भी व्यर्थ घोषित किया गया है। ऐसे कार्य के लिए मतलब अनुबंध कर लेना जो कि कोई कर ही नहीं सकता हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि रमेश ने महेश से कहा तुम चौथी मंजिले पर चढ़ जाओ, कूद जाओ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ पर 5वीं मंजिले पे या चौथी मंजिले से कूद करके किसी व्यक्ति को ये कहना कि भाई कूद जाएगा तो हम तुझे 5 लाख रुपया देंगे, यह समझौता व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जान का खतरा है। कानून जान के खतरे वाले अनुबंध को इजाज़त नहीं देता है। इस प्रकार से असंभव होने वाले अनुबंध कभी भी वैलिड नहीं कहे जाते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। माइनर के द्वारा अगर किसी प्रकार का अनुबंध किया जाता है वह भी व्यर्थ घोषित किया गया है। इसमें मुनाडो देवी वर्सेस धर्मदास घोष का केस भी बहुत मशहूर है, जहां पर एक अवयस्क लड़का रहता है जो कि किसी से लोन ले लेता है, कर्ज ले लेता है। बाद में कर्ज वो मांगता है, लेकिन वह कर्जदार का कर्ज वो नहीं चुकाता है क्योंकि वो माइनर है। कोर्ट ने कहा कि तुम एक माइनर से समझौता कर रहे हो, तो इस प्रकार से वह पैसा नहीं दे सकता है, क्योंकि समझौता माइनर से नहीं करना चाहिए, यानी अवयस्क से समझौता करना व्यर्थ है, अर्थात यह भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट घोषित किया गया है। पॉइंट नंबर 9, रिटन एग्रीमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटन, अर्थात जब भी कोई अनुबंध किया जाए या एग्रीमेंट किया जाए तो वह लिखित होना चाहिए। अगर वह लिखित है तो वह मान्य होगा, उसे हम कहीं भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर भी सकते हैं। अगर मुंह से बोला गया है तो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर किसी ने कह दिया कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे और दिया भी हो, लेकिन अगला जिसको दिया उसने मना कर दिया हो, तब क्या होगा? या महेश ने कहा तुम मुझे कल बोले थे कि अपना आप गाय बेच दोगे, तो लाओ भाई गाय दो, ये लो पैसा। तो अब यहाँ पर रिटन में तो एग्रीमेंट हुआ नहीं, दिन तारीख उसमें लिखा नहीं है। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटन, इस प्रकार से जब भी अनुबंध किया जाए तो वह लिखित में होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर 9 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझा है। तो आज आपने जो सीखा है उसमें डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को सीखा है। बने रहिए, वीडियो जब भी देखिए अंत तक देखिए। एक नए टेक्निक का प्रयोग करते हुए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और नई नई चीज़ों को अब आपके सामने स्टेप बाय स्टेप पेश करेंगे। और ठीक इसी तरह से लास्ट तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे अपने कमेंट में जरूर बताइए, मुझे बहुत ही बेसब्री से आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।